नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में एक नजर डालेंगे चमोली हादसे में जारी रेस्क्यू अभियान पर, जानेंगे सेमीफाइनल में किससे होगा भारत का सामना, देखेंगे जेलेंस्की को दुनिया के किन किन देशों का मिला समर्थन, बात करेंगे बंगाल में भूतिया वोटर्स का क्या है बवाल, देखेंगे डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर एक्शन को, और आखिर में एक नजर डालेंगे अमित शाह और सीएम रेखा की बैठक में हुई चर्चा पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, धू धू कर जली फैक्ट्री। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी आग। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियों का लेवल 3-4 फीट बढ़ा। 10वीं 12वीं के एग्जाम डेट आगे बढ़ाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल फिर बढ़ा। साल 2022 में हुए थे रिटायर। अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए लिया फैसला। राजस्थान की अलवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने वाले 2 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला शहर कोर्ट परिसर में शनिवार को पेशी पर आए युवक पर की गई फायरिंग, मची अफरा तफरी। डायन बताकर 5 महिलाओं को गांव से निकाला। झारखंड के धनबाद से सामने आई अंधविश्वास की शर्मनाक कहानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 2 नक्सली हुए ढेर। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार चुनाव, जीतेगा 225 से ज्यादा सीटें, केंद्रीय मंत्री मांझी ने किया दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब भोपाल में आप दफ्तर पर लटक गया ताला। 3 महीने से दिया नहीं था बिजली बिल और किराया। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में कस्टम विभाग में नौकरी लगवाने का दिया झांसा। 4 लोगों से ठग लिए 12 लाख रुपए। अब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की गई जांच। बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक। सिंगर ने पोस्ट कर दी जानकारी। फैंस से किसी भी लिंक पर क्लिक ना करने की गई अपील। वही ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 4 साल में दूसरी बार चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरा है और उसने बहुत अधिक जान माल का नुकसान कर दिया। वर्ष 2021 की 7 फरवरी को भी चमोली में ही एक ग्लेशियर धौली गंगा में गिरा था और उसने भारी तबाही ला दी थी। तब ग्लेशियर का मलबा विष्णुगाड हाइडिल परियोजना की टनल में घुस गया था। जो मजदूर वहां फंसे थे उन्हें कोई भी आपदा प्रबंधन टीम की निकाल ही नहीं पाई थी। इस बार भी शुक्रवार 28 फरवरी को नंदा देवी चोटी का ग्लेशियर टूटा और इससे ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई। ऋषि गंगा में पानी बढ़ने से धौली गंगा में भी पानी के साथ गाद आने लगी और इसने तबाही ला दी। 2021 की फरवरी में जब हादसा हुआ था तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कह रहे थे कि इसे मैन मेड हादसा न बताया जाए। लगभग यही बात अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इस बार तो न सिर्फ ग्लेशियर टूटकर गिरा बल्कि बर्फ का तूफान भी चल रहा है। हिमस्खलन के कारण जोशीमठ बद्रीनाथ माना हाईवे बंद है। बचाव और राहत कार्यों में अड़चने आ रही है। हालांकि 33 मजदूर बचा लिए गए हैं, बाकी का पता नहीं चल सका है। लेकिन इन सब के बाद भी ये नहीं सोचा जाता कि आखिर ये ग्लेशियर टूटकर गिर क्यों रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों में तापमान बढ़ रहा है। अक्सर फरवरी के महीने में इस तरह के एवलांच आते रहते हैं। इस बार मैदानों में 20 जनवरी के बाद ठंड विदा होली थी, जबकि इस वर्ष भयंकर शीत का रोना रोया जा रहा था, किंतु मौसम विज्ञान विभाग कोई भी सही आंकड़ा नहीं दे पा रहा था। फरवरी की शुरुआत से स्वेटर रख दिए गए, परंतु
फरवरी के आखिरी हफ्ते में मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई और ठंड फिर से लौटी। मौसम में ये परिवर्तन कोई शुभ नहीं है। 4 वर्ष पहले भी यही हुआ था। उस समय जोशीमठ से थोड़ा ऊपर तपोवन हाइडल परियोजना और उसके पास बना डैम तबाह हो गया था। तब 7 फरवरी की सुबह एक धमाका हुआ और 20 फीट ऊंचा ऐसा सैलाब आया जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर ऊपर के गांव को लील गया था। उसने पुलों, सड़कों और पावर प्लांट्स को नष्ट कर डाला था। तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रम रावत इसे प्राकृतिक हादसा बताकर शांत हो गए थे। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज के मैच कल भारत न्यूजीलैंड मैच के साथ खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 4 मार्च को पहला और 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। लेकिन अभी तक सेमीफाइनल के लिए सिर्फ 3 टीमें ही तय हुई है। इनमें भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के रिजल्ट के साथ चौथी टीम भी सेमीफाइनल के लिए तय हो जाएगी। लेकिन भारतीय फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर भारत का सेमीफाइनल में किस टीम से सामना हो सकता है। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत की पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टक्कर हो सकती है। ऐसे में फैंस की धड़कनें अभी से बढ़ गई है। तो चलिए अब इसका पूरा गणित विस्तार से समझते हैं। ग्रुप ए में से 2 टीमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहर हो चुकी है, जबकि 2 टीमें भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं ग्रुप बी से अभी सिर्फ एक टीम ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में एंट्री ली है। इंग्लैंड की टीम पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसका ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। इस मैच को यदि साउथ अफ्रीका जीतती है तो उसे सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ 207 के बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो अफगानिस्तान का सेमीफाइनल के लिए चांस बन सकता है। लेकिन अफगान टीम की संभावना ना के बराबर है। इंग्लैंड को पटकनी देते हुए साउथ अफ्रीका के 5 अंक हो जाएंगे। फिलहाल वो 3 अंकों के साथ है। उसने 1 मैच जीता है और 1 मैच बेनतीजा रहा था। ऐसे में उसके 3 अंक हैं। इंग्लैंड को हराते हुए उसे 2 अंक और मिल जाएंगे और पूरे 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में 3 मैचों में 1 जीत और 2 बेनतीजा मैच के साथ 4 पॉइंट्स लेकर बैठी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर आ जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तनावपूर्ण बैठक के बाद दुनिया के 31 नेताओं को उनके समर्थन के लिए सार्वजनिक रूप से शुक्रिया कहा। अमेरिका में हुई शुक्रवार की बैठक में अमेरिका यूक्रेन संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय कूटनीतिक नतीजे सामने आए। ट्रंप ने कथित तौर पर सहायता प्राप्त करने के लिए जेलेंस्की के नजरिए को लेकर उनकी आलोचना की। मीटिंग के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बयान जारी करके कवि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आलोचना के सीधे जवाब में जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले हर नेता को शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेलेंस्की की टाइमलाइन यूरोपीय सहभागियों और दुनिया भर के अन्य देशों से समर्थन के संदेशों से भरी हुई थी। सभी नेताओं के सपोर्ट के जवाब में उन्होंने लिखा कि आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क सोशल मीडिया पर जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिखाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप अकेले नहीं हैं। इससे पहले ट्रंप ने जेलेंस्की पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर करने का आरोप भी लगाया था। चुनाव और मतदान लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, लेकिन सोचिए जब वोटर लिस्ट में भूतिया वोटर आ जाए तो हड़कंप मचना लाजमी है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यही सब हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने चुनाव आयोग से भूतिया वोटरों को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर रही है, जबकि विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठियों और आतंकियों के नाम शामिल होने का मुद्दा उठाया है। ऐसे में चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, जिसे लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह ऑनलाइन संसाधनों के जरिए बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
ममता ने इस मुद्दे की जांच के लिए अपनी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की एक समिति भी बनाई है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि उनके पास हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों से बंगाल की मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के सबूत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उनके समर्थक आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उनकी पार्टी इस मुद्दे को चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी भी फर्जी वोटरों के मुद्दे को अलग नजरिए से उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और अन्य विधायकों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की एक संदिग्ध वोट कैसे डाल सकता है। अमेरिका से अवैध अप्रवासियों के जबरिया भारत भेजने के बाद डंकी रूट से लोगों को विदेशों में भेजने वाले एजेंट पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। यूपी के पीलीभीत में ही 2 हफ्ते में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। 20 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन एजेंटों को आमतौर पर डंकी रूट संचालक भी कहा जाता है। पुलिस के अनुसार इन एजेंटों ने लोगों को विदेश वीजा, नौकरी और शिक्षा के अवसर दिलाने के झूठे वादे करके ठगा है। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा कि गिरफ्तार लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेजा गया है। इन एजेंटों पर धोखाधड़ी और बेईमानी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना और आपराधिक धमकी की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस की पूरी कार्यवाही अवैध आव्रजन के रैकेटों के बारे में बढ़ती जागरूकता और पीड़ितों की शिकायतों में बढ़ोतरी के बीच हुई है। इस रैकेट के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के साथ ही कथित रूप से खालिस्तान समर्थकों से भी संबंध की आशंका जताई जा रही है। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क की जांच में अवैध आप्रवासन ने कथित संबंधों का खुलासा होने के बाद कार्यवाही में तेजी की है। 23 दिसंबर 2024 को खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्यों के साथ एक मुठभेड़ के बाद अधिकारियों ने 10 लाख रुपए के इनामी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑपरेटिव कुलवीर सिंह सिद्धू की कथित संलिप्तता का खुलासा किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अब गुंडा राज नहीं चलेगा। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटर स्टेट गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ काफी सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गैंगस्टर के सफाई की रणनीति तय की गई। दिल्ली में एक्टिव गैंगस्टर की हिटलिस्ट जल्द ही तैयार की जाएगी। प्रशासन गैंगस्टर के नेक्सस को तोड़ने का काम करेगा ताकि कनेक्शन खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में गुर्गों की धरपकड़ तेज होगी। जेल में बंद गैंगस्टर पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही सभी की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर भारत में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान भी शुरू हो चुकी है। इनमें कई नाम गैंगस्टरों के शामिल हैं। आतंकी अर्श डल्ला, जिसकी लोकेशन कनाडा है और वो ज्यादातर समय कनाडा में ही रहता है। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, गैंगस्टर साहिल हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी, लकी पटियाला, कौशल चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, जग्गा धुरकोट यूएसए जैसे नाम शामिल है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।